ये आदिवासी गरीबों और कमजोरों को धोखा नहीं देते, उनका उत्पीड़न नहीं करते, अपनी महिलाओं से वेश्यावृत्ति नहीं कराते, बेवकूफ़ी भरे कानूनों और परंपराओं से उनका सम्मान कम नहीं करते। वे अपनी सेनाएं नहीं बनाते और झूठे रासायनिक तरीकों से एक दूसरे को नष्ट नहीं करते। वे रेडियो पर आडंबरपूर्ण झूठ नहीं बोलते और उनके अनेक गहरे पाप केवल अज्ञानता का परिणाम है। इनमें से कुछ क्रूर और असभ्य हैं, लेकिन अधिकतर उदार और प्यारे हैं। अपने घर में प्रशंसनीय, अपनी जनजातीय निष्ठाओं में दृढ़, पुरुषोचित, स्वतंत्र और सम्माननीय। आदिवासियों के बारे में यह बात किसने कही है और मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं, मैं अभी आपको बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है सभ्यता के कोने, वेरियर एल्विन और भारतीय आदिवासी समाज। रामचंद्र गुहा ने यह पुस्तक लिखी है। इसका हिंदी अनुवाद अनिल माहेश्वरी ने किया है। यह पुस्तक दरअसल वेरियर एल्विन की जीवनी है। वेरियर एल्विन कौन थे? वेरियर एल्विन एक ऐसे पादरी थे जिनकी पढ़ाई लिखाई दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक ऑक्सफोर्ड में हुई थी। 1902 में उनका जन्म हुआ यूरोप में। एक ईसाई प्रचारक के रूप में उनकी कई सौ सालों से जो उनका परिवार था वह ईसाई धर्म में विश्वास रखता था। उस परंपरा पादरियों का परिवार था, एक तरह से पूजा अभ्यर्थना करने वालों का परिवार था, प्रचारकों का परिवार था। उस परिवार का हिस्सा होकर भी वे भारत में ईसाई धर्म का जब प्रचार करने आए फिर यहीं के होके रहे। दरअसल हुआ ये कि एक दिन उनकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार जो है छोड़कर गांधीवाद का अनुसरण करना शुरू किया और गांधी के विचारों पर चलते हुए वे न केवल भारतीय जनजीवन में आत्मसात हो गए बल्कि भारतीय आदिवासियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आदिवासी लड़की से विवाह किया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार शादियां की, भारत की नागरिकता ली और उनके कार्यों की स्थिति यह थी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने विश्वास जीता था। दरअसल एल्विन की जीवनी केवल आदिवासियों के लिए काम करने वाले किसी एक्टिविस्ट की जीवनी भर नहीं है, बल्कि उनकी जीवनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी एक मिसाल कायम करती है। रामचंद्र गुहा ने दरअसल इस पुस्तक को अंग्रेजी में जब लिखा था तो यह पुस्तक 8 बार संपादित हुई थी। रुकुन आडवाणी ने उसका संपादन किया था और एल्विन की जो जीवनी है उसको रामचंद्र गुहा का कहना है कि वैसे तो हर लेखक को अपनी कृतियां पसंद होती हैं, लेकिन अगर मुझे खुद चुनने को कहा जाए तो वेरियर एल्विन और भारतीय आदिवासी समाज इस पुस्तक को, जो एक तरह से परिवर्धित और संशोधित संस्करण है, वे अपनी सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से एक गिनेंगे। वजह यह है कि रामचंद्र गुहा का कहना है कि यह पुस्तक या इस पुस्तक के रचनाकार जैसे लोगों के जीवन को बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि आज हम जब आदिवासी समाज की बात करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करने वालों की बात करते हैं, तो यह आक्षेप लगता है कि ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन को अपना हथियार बनाया। मिशनरियों ने आदिवासियों का विकास इसलिए किया क्योंकि वह धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे।
वेरियर एल्विन इसके अपवाद थे। उन्होंने आदिवासियों को इस बात के लिए दबाव डाला कि वे अपने धर्म को रखते हुए सभ्य, सुसंस्कृत, जो कि वो हैं, हो सकते हैं। वेरियर एल्विन के जीवन को ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार एक चिट्ठी में उन्होंने महात्मा गांधी जी को कुछ ऐसी बात लिखी जिससे गांधी जी आहत हो गए। एल्विन ने तुरंत एक पत्र लिखा और कहा कि जो कुछ मैंने किया वो अनजाने में किया, मुझे क्षमा कर दें। उनका कहना था कि लोगों की निर्धरता और उनके दमन के बारे में वो कुछ सीख रहे हैं, और मेरी ओर से उनकी पत्नी का नाम कोसी था, जो पहली आदिवासी पत्नी थी। गांधी जी ने एक उत्तर दिया कि तुम्हारी भाषा मुझे आहत नहीं कर सकती, मैं तुम्हें इतने अच्छे और इतने अधिक ढंग से प्रेम करता हूं कि भाषा का मुझ पर कोई असर नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि वेरियर एल्विन ने पूरा जीवन जो कुछ किया, यह केवल उनकी जीवनी नहीं है, बल्कि रामचंद्र गुहा ने वेरियर एल्विन के काम को, उनकी प्रासंगिकता को, उनके होने को, उनके दृष्टिकोण को, सब कुछ इस पुस्तक के 14 अध्यायों में संकलित करने की कोशिश की है। शुरुआत वो करते हैं अनुवादक की कलम से, चूँकि अनुवादक अनिल माहेश्वरी भी जाने माने लेखक के तौर पे उनकी व्याप्ति रही है, पत्रकार के तौर पे उनकी व्याप्ति रही है। मसलक आला हजरत बरेलवी, हाजिर हों आधुनिक न्यायिक दायरे में रामायण की पुनर्यात्रा उनकी किताब है। वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, बौद्धिक के तौर पर उनकी ख्याति रही है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के बारे में, विचारक और चिंतक के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सम्मानित नाम है। इस पुस्तक में उन्होंने कई ऐसे विषय उठाए हैं अध्यायों में, जैसे मसीह प्रचारकों की बस्ती के बीच किस तरह से उनका जन्म हुआ, ऑक्सफोर्ड में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो किस तरह से उनकी चेतना जागृत हुई, वहाँ के विद्रोह में उनका हिस्सा था। ईसा मसीह और कांग्रेस के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जब उनको चुनने का वक्त आया तो किस तरह से उन्होंने विद्रोही रास्ता अख्तियार किया, किस तरह से अपना आश्रम बनाया, आदिवासियों के बीच रहकर उनका बचाव किया, गोंड जाति पर उनकी अपनी जिस तरह से उन्होंने काम किया, मानव विज्ञानी के रूप में जो उनकी पहचान थी, भारत में बने रहने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, भारत में एक अंग्रेज के रूप में किस तरह से उनको उस समय देखा गया जब देश गुलाम था। एक और बात बताऊं कि वेरियर एल्विन उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने अंग्रेजी कार्यकाल को तो देखा ही था, स्वतंत्र भारत को भी देखा था और स्वतंत्र भारत की सरकारों को भी देखा था। सचिवालय में एक साहब कभी कभी नेहरू के मिशनरी के तौर पर उनको क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, भारत के लिए वो हमेशा एक अंग्रेज थे, लेकिन वह अंग्रेज एक ऐसे अंग्रेज जो भारतीय थे। एनी बेसेंट से और वेरियर एल्विन का जीवन क्या कुछ कहता है, शायद यह बताने की कोशिश करता है कि एक बाहरी परिवार का सदस्य होते ही हुए भी वेरियर एल्विन की दुनिया ने किस तरह से हमारे संसार को, आदिवासी समुदाय को और भी अधिक समृद्ध किया। कई बार इस पुस्तक में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं किसी का भी उल्लेख करूं तो यह पुस्तक की एक तरह से गुणवत्ता और महत्ता को कम करेगा, लेकिन वेरियर एल्विन की आत्मकथा से इतर यह पुस्तक दरअसल उनकी सादगी, उनकी उत्कृष्टता, उनके काम, उनकी दर्दनाक तलाक जो पहली पत्नी से उन्होंने भारत में किया था, किस तरह से एक पारंपरिक ईसाई परिवार का सदस्य होने के बावजूद वेरियर एल्विन के लिए मनुष्यता सबसे बेहतर थी। जब वे नहीं रहे तो किस तरह से उनके बारे में उन लोगों ने लिखा, किस तरह से उन्होंने निर्धनों की सेवा की, घने जंगलों में रहकर उनके लिए काम किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय जो इसमें बाद में जोड़ा गया है, जिसमें जो रामचंद्र गुहा के एक लेख से लिया गया है, उसमें यह है कि 26 अगस्त 2023 को
उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कहा जा रहा है कि नेहरू ने ईसाई मिशनरी वेरियर एल्विन के साथ संधि की थी, जिसके चलते हिंदू साधुओं को नागालैंड में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। परिणाम ये हुआ कि नेहरू शासनकाल में नागालैंड ईसाई बाहुल्य वाला क्षेत्र बन गया। आज नागालैंड में 88% ईसाई हैं, यह बात कहा गया। लेकिन गुहा अपनी इस किताब में लिखते हैं कि वेरियर एल्विन इतने आज़ाद विचारों के थे कि और आदिवासी संस्कृति के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि वे 1927 में जब भारत आए तो वो ईसाइयत को स्वदेशी बनाने की मुहिम में जुटे। लेकिन महात्मा गांधी और उनके साथियों से जब वो प्रभावित हुए तो उन्होंने चर्च को छोड़ दिया और 1930 से 40 के दशकों के दौरान उन्होंने आदिवासी जीवन, लोक साहित्य और कला पर इतने अधिक काम किए और एक अग्रणी मानव विज्ञानी के रूप में जो पुस्तकें लिखी वो आज तक काम करती हैं। सच तो ये है कि उनके काम को देखते हुए, भारतीय नागरिक के रूप में उनकी जो स्थिति थी उसको देखते हुए उन्हें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, जिसको अरुणाचल का पुराना नाम जो है, वहाँ भेजा गया। और वो जब मानव विज्ञान सलाहकार वहाँ नियुक्त हुए तो उन्होंने ये तय किया वहाँ का अध्ययन करके, अरुणाचल में तब तक ब्रिटिश राज का कोई अस्तित्व नहीं था। वहाँ जाकर उन्होंने ये कोशिश की कि जो आदिवासी समुदाय है उसका वजूद बचा रह जाए, जंगल और ज़मीन से उसका रिश्ता रह जाए, नागा पर्वतों पर जो उनका प्रभाव है वह रह जाए, और उन्होंने इस दिशा में काम किया। तो सभ्यता के कोने वेरियर एल्विन के बहाने भारतीय आदिवासी समाज को समझने की भी एक दृष्टि देती है। अनिल माहेश्वरी को इतने उम्दा अनुवाद के लिए बहुत बहुत बधाई। रामचंद्र गुहा को इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने एक ऐसे शख्स के बारे में लिखने का प्रयास किया जिसके बारे में उन्होंने जिनसे अपना अपरिचय छुपाया भी नहीं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि किस तरह से वे वेरियर एल्विन के बारे में पहली बार जाने और उनको ये लगा 1978 के मानसून में उनको पता चला और उसके बाद वो उनके काम को लेकर जुट गए और फिर इतनी महत्वपूर्ण किताब उन्होंने लिखी। इस पुस्तक को सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 649 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 462। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप उस पुस्तक का चुनाव कर सकें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।